हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग बात कर रहे हैं थिंकिंग के बारे में। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंकिंग। ये जो टॉपिक है ये आपके नेट के एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रीवियसली नेट का एग्जाम दिया है या फिर आपने नेट का पेपर सॉल्व किया है तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये जो वीडियो है, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। आपको ये एक नोट्स की तरह काम करेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं थिंकिंग के बारे में। व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग, जिसे कि हम लोग चिंतन के नाम से भी जानते हैं। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है, सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न ढंग से प्रभावित किया है। कुछ लोगों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मेंटल मैनिपुलेशन बताया है, तो कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी मध्यस्थ या मेडिटेटिंग प्रोसेस माना है जो किसी समस्या के यहाँ पे उद्दीपक भी लिखा है, किसी समस्या उसके समाधान यानी सही अनुक्रिया के मध्य के बीच में होती है। क्योंकि किसी समस्या यानी किसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में होती है या किसी समस्या या समाधान के बीच में होती है। चिंतन चाहे जिस तरह की भी मानसिक प्रक्रिया क्यों ना हो, इतना तो स्पष्ट है कि इसे सीधे नहीं देखा जा सकता है और इसके बारे में हम व्यवहार के आधार पर परोक्ष रूप से जान पाते हैं। मतलब कि कोई पर्सन इनडायरेक्टिवली जान पाते हैं। परोक्ष रूप से का अर्थ यही होता है कि कोई पर्सन जब बिहेवियर करता है तो हम समझ पाते हैं कि उसकी थिंकिंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसकी थिंकिंग क्या होगी। यही कारण है कि चिंतन को एक इम्प्लिसिट मेंटल प्रोसेस कहा गया है। इसको पहले आप पूरा समझ लीजिए, मैं इसको हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को डिस्कस करूँगी। देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो आपको, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश में भी नोट्स चाहिए तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया, एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। जहाँ तक कि मेरी जनरल नॉलेज है तो आपको पता होगा कि चिंपैंजी या फिर जिराफ या जितने भी एनिमल्स होते हैं लाइक डॉल्फिन, इन सब में थिंकिंग होती है। कुछ जानवरों में तो लैंग्वेज भी होती है, वो हमारी लैंग्वेज समझ पाते हैं। डॉग को भी आप ऐड कर लीजिए। इस तरह के मोस्ट ऑफ जानवरों में थिंकिंग होती है। यही पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थिंकिंग को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि थिंकिंग वातावरण से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का मेंटल मैनिपुलेशन है। मेंटल मैनिपुलेशन मतलब कि हमारे वातावरण में क्या, मतलब हम लोग किस तरह के वातावरण में है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रोड से जा रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा एनवायरनमेंट है। क्या चारों तरफ घर बने हुए हैं, क्या चारों तरफ जंगल है, क्या चारों तरफ खेत हैं। तो ये हो गया आपका वातावरण। सपोज मैं आपको जो बता रही हूँ उसको आप इमेजिन करिए। सपोज आप किसी रोड के बीचों बीच खड़े हैं, ठीक है। तो वातावरण से मिलने वाली इंफॉर्मेशन यही है कि आपके इन्वायरमेंट आपको कैसा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप किसी चारों तरफ किसी कॉलोनी के रोड के बीच में खड़े हैं, चारों तरफ घर है, किसी खेत के रोड के बीच में खड़े हैं, चारों तरफ खेत है, या फिर किसी जंगल के रोड के बीच में खड़े हैं, चारों तरफ जंगल है। तो ये जो वातावरण से मिलने वाली इंफॉर्मेशन है और इसको लेकर के आप जो सोचते हैं वो आपकी थिंकिंग है। तो इसे ही मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का मेंटल मैनिपुलेशन कहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसे एक मीडिएटिंग प्रोसेस माना। मीडिएटिंग मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में, मतलब प्रॉब्लम, समस्या और उसके समाधान के बीच में एक जो प्रोसेस होता है, मतलब पर्सन सोचता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, आप चेस गेम खेल रहे हैं तो आपके एक्शन के पहले प्रॉब्लम क्या है, आपको अपनी जो चेस की गोटियां हैं उसको आगे बढ़ाना है। तो उसको आगे बढ़ाने से पहले आप थिंकिंग कर रहे हैं। तो वो जो आपका एक रिस्पॉन्स था, अनुक्रिया और रिस्पॉन्स, अनुक्रिया रिस्पॉन्स को ही कहते हैं, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो प्रोसेस था उसे यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने थिंकिंग कहा है। इसलिए इसको मीडिएट प्रोसेस भी कहा गया है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि चूंकि ये सारी बातें तो ठीक है, बट हम लोग थिंकिंग को क्या है, देख नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट मेंटल प्रोसेस कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।
Thinking is a mental process that occurs in all organisms. Psychologists have defined it in different ways. Some people have described it as a mental manipulation of information received from the environment, while some people have considered it a mediating process that occurs between a problem or its a solution. Here, its stimulus and its response is also written. Whatever kind of mental process thinking may be, it is clear that it cannot be seen directly. We come to know about it indirectly based on behavior. When a person behaves, then we will able to know what is he thinking. This is the reason why thinking has been called implicit mental process. So this point is very important, because thinking is called implicit mental process. Suppose this question will be asked in your NET exam. So what kind of thinking is it overt, is it covert, it is implicit, or it is explicit mental process? So you have to answer. The thinking is, it is explicit or it is implicit mental process. So the answer is thinking is implicit mental process. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ थिंकिंग के बारे में. कॉगन एंड हॉफमैन 1976 प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ को थिंकिंग कहा जाता है. मेंटल मैनिपुलेशन को थिंकिंग कहा जाता है. थिंकिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड अदर मीडिएटिंग यूनिट्स. कागन एंड हॉफमैन, साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन. ये एक बुक है जिसमें से ये डेफिनेशन ली गई है. सिल्वरमैन का डेफिनेशन है, थिंकिंग, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है. थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट enables us to find solution to problem एम्स बाय using symbolic representation of stimuli and events. सिल्वरमैन साइकोलॉजी, ये भी बुक है जो कि 1978 में लिखी गई थी सिल्वरमैन के थ्रू. पेज नंबर 269 पे आपको ये डेफिनेशन मिलेगी. बैरोन का डेफिनेशन है, चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञाप्तियों तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़तोड़ होता है. थिंकिंग इन्वॉल्व्स मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शन एंड इमेजेस. बैरोन साइकोलॉजी, ये जो बैरोन साइकोलॉजी ये बुक है 1992 पेज नंबर 250. तो ये आपको डेफिनेशन 250 पेज नंबर पे मिलेगी. तो अब आगे बात करते हैं. ये जो परिभाषाएं थी, इन परिभाषाओं के आधार पे हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं. तो यहाँ पे यही लिखा है, इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में कुछ ठोस तथ्य प्राप्त होते हैं जो निम्नांकित है. चिंतन में प्रतीकों, सिंबल्स, इमेजेस आदि का मेंटल मैनिपुलेशन होता है. पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक, इमेज मन में बना लेते हैं और उसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती है. चूँकि चिंतन में मानसिक जोड़तोड़, मेंटल मैनिपुलेशन होता है, इसलिए इसको कवर्ट बिहेवियर कहा जाता है. कवर्ट बिहेवियर इसलिए क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते हैं. तो आपको ये लाइन समझ में आई कि नहीं? देखिए क्या कह रहा है. इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम चिंतन के बारे में मतलब ये समझ पाते हैं, कुछ फैक्ट्स समझ पाते हैं कि चिंतन में कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, और इन इमेजेस और सिंबल्स का क्या होता है, मेंटल मैनिपुलेशन होता है. इनको मैनिपुलेट किया जाता है, दिमाग में इधर से उधर, उधर से इधर लाया और हटाया, बढ़ाया जाता है. ठीक है. चूँकि इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व ज्ञान के आधार पर उन वस्तुओं का कुछ इमेज मन में बना लेते हैं. हमारे जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन रहता है, पूर्व ज्ञान लिखा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस मैं आपको कहना चाहूँगी. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम लोग किस तरह की रोड पे खड़े हैं, अगल बगल कैसा वातावरण है, जंगल में खड़े हैं, किसी कॉलोनी में खड़े हैं, या फिर हम लोग किसी खेत में खड़े हैं. तो पूर्व इमेज, आपने कहीं जैसा गांव का नज़ारा देखा होगा, कहीं पर ऐसा जंगल देखा होगा, कहीं नहीं तो कहीं टीवी में, कहीं अपने फ़ोन में, किसी किताब के इमेज में, कहीं तो आपने देखा होगा. तो ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो गया. तो इन पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आपके दिमाग में क्या होता है, एक इमेज बनता है, मन में क्या होता है, एक इमेज बनता है, और उसके आधार पे क्या होता है, थिंकिंग की प्रक्रिया होती है. थिंकिंग की प्रक्रिया क्या होती है
कि अगर मेरे चारों तरफ पेड़ है और बड़े बड़े घने पेड़ हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं जंगल में हूँ। अगर मेरे चारों तरफ मिट्टी है, उसमें कुछ पौधे लगे हैं और वो पौधे ऐसे लगे हैं कि वो पूरे खिले हुए हैं, उसमें कुछ पेड़ भी हैं, तो हो सकता है मैं किसी खेत में हूँ। तो ये है थिंकिंग और ये है मेंटल इमेजेस, और इस तरह से आपको वातावरण से क्या मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है। और ये जो आप निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं ना कि इमेजेस के आधार पे कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर पेड़ है तो मैं जंगल में हूँ, और अगर घर है बड़े बड़े तो हो सकता है मैं कॉलोनी में हूँ, अगर सामने मेन गेट लगा है तो हो सकता है मैं कॉलोनी में हूँ, अगर गेट नहीं लगा है तो हो सकता है कि मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हूँ। तो ये जो होता है ना, इसे मेंटल मैनिपुलेशन कहा जाता है। चूँकि थिंकिंग को आप देख नहीं सकते, इसलिए इसको कवर्ड बिहेवियर भी कहा जा रहा है। On analyzing these definitions, we get some concrete facts about the thinking process, which are as follows. Thinking involves mental manipulation of symbol, images, etc. On the basis of prior knowledge, we create some images of those objects in our mind, and thinking process takes place on the basis, since thinking involves mental manipulation, and it is a covered behavior. देखो, मैंने बड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, चूँकि मैं यहाँ पे पूरा इसको डिफाइन कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दिया ये पॉइंट। सिंस थिंकिंग इन्वॉल्व्स इन अ मेंटल मैनिपुलेशन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कवर्ड बिहेवियर। तो मैं ये बता दे रही हूँ फिर से। चलो आगे बढ़ते हैं। चिंतन एक मीडिएटिंग प्रोसेस है। कैसे है मैंने बताया। इसका मतलब देखो, यही इसी चीज़ को ना मैंने जो बताया, इसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, थिंकिंग एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, मीडिएटिंग प्रोसेस है। इसका मतलब यह हुआ कि थिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक या कोई समस्या तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया, उसका समाधान के बीच में होने वाली प्रक्रिया। इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसको भी डिस्कस किया है। विटेकर कहते हैं समस्या समाधान व्यवहार, प्रॉब्लम्स। इसको देखो, विटेकर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर कहते हैं किसको, थिंकिंग को। या समस्या समाधान व्यवहार में व्यक्ति प्रायः ट्रायल एरर करता है। तो ये तो जनरल सी बात है कि कुछ इमेजेस हैं, 3-4 इमेजेस हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए इसको ट्रायल एरर कहना गलत नहीं होगा। थिंकिंग इज अ मीडिएटिंग प्रोसेस। दिस मीन्स दैट थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेसेस बिटवीन स्टिमुलस एंड करेक्ट रिस्पॉन्स टू इट। It's a solution. Whitaker, it is called problem solving behavior, or in problem solving behavior a person usually reports through trial and error. अब नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ थिंकिंग के बारे में। हम्फ्रे ने चिंतन के स्वरूप यानी कि उसके नेचर के बारे में बताया है। चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब मनुष्य तथा पशु के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान वो करना चाहता है। समस्या, प्रॉब्लम से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति या घटना से होता है जिसमें पशु या मनुष्य दोनों को जीव में रखा जाएगा, को लक्ष्य या गोल तक पहुंचने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। तो हम्फ्रे कह रहे हैं कि जो थिंकिंग होती है, जो चिंतन होता है, वो तब शुरू होता है जब कोई समस्या हमारे सामने आती है। समस्या से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति या घटना से होता है, सेम वही चीज़ लिखा है। समस्या किसको कहते हैं, जिसमें जीव के को कोई लक्ष्य या गोल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा होता है। आप ये कह सकते हैं कि जब कोई ऐसी समस्या आती है, कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका सल्यूशन हो जाता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका सल्यूशन मिलना थोड़ा कठिन होता है। तब उस प्रोसेस में थिंकिंग स्टार्ट होती है, चिंतन शुरू होता है। चिंतन में पास्ट एक्सपीरियंसेस सम्मिलित होता है, लेकिन व्यक्ति वास्तव में पास्ट एक्सपीरियंस या अनुभूति का उपयोग चिंतन में किस प्रकार करता है, इससे मनोवैज्ञानिक सही ढंग से पता नहीं लगा पाए। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, थिंकिंग कब शुरू होती है, जब कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो थिंकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये नहीं हम लोग कह सकते हैं, और इसके साथ ही साथ थिंकिंग में पास्ट एक्सपीरियंस का भी यूज़ होता है। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब है कि सेम यही प्रॉब्लम अगर हम लोगों ने पहले भी फेस किया है, तो उस समय हम लोग किस तरह से उस समस्या से छुटकारा पाए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कार के अंदर हम लोग की चाबी रह गई या फिर बाइक की चाबी नहीं मिल रही। चलो कार वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोग कार के अंदर ही चाबी भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा पहली बार हुआ है तो पर्सन क्या करता है, थिंकिंग करता है, सोचता है कि कैसे ये समस्या का समाधान निकाला जाए।
अगर ये समस्या पहली बार सामने आई है तो इसमें बहुत सारा ट्रायल एरर होगा, बहुत सारी थिंकिंग होगी, बहुत सारे स्टेप्स होंगे जिसको पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेगा। अब सपोज़ ये समस्या जो है, ये कार के अंदर जो चाबी रह गई, ये जो समस्या है ये पहली बार की नहीं है, इसके पहले भी ठीक ऐसी ही समस्या आई है कि कार के अंदर चाबी रह गई। तो अब पर्सन क्या कर रहा है, पिछली बार उसने जो स्टेप्स यूज़ किए थे, जो तकनीक इस्तेमाल की थी कार के अंदर से चाबी निकालने के लिए, अब वो क्या कर रहा है, ठीक वही टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहा है ताकि कार के अंदर से चाबी निकल जाए और समस्या का समाधान हो जाए। तो यही पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि थिंकिंग में क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस सम्मिलित होता है, लेकिन उसका उपयोग पर्सन किस तरह से करता है इसका मनोवैज्ञानिक सही कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं। Humphrey wrote about the nature of thinking. The thinking process begins when a human or animal faces a problem which it wants to solve. Problem refers to a situation or event in which the living being, human or animal, cannot see the way to reach the goal. Problem refers to, सेम यही चीज़ लिखी है तो इसको यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं। Thinking involves past experience, but psychologists have not been able to find out exactly how person actually uses past experiences in thinking. तो वो लोग तो नहीं, जैसा यहाँ पे लिखा है मैं वही बता रही हूँ, मनोवैज्ञानिक तो नहीं लगा पाए सही तरीके से, बट पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ थिंकिंग में इसी तरह से होता है कि सपोज़ पहले भी अगर गाड़ी में चाबी छूट गई है तो पहले जो तरीके अपनाए गए थे इस बार भी वही तरीके अपनाए जाएंगे, ठीक है। बट ये क्या है, ये एक्शन की बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर थिंकिंग की बात हो रही है। मैं जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पर्सन ने जिस तरीके से पहले समस्या का समाधान निकाला था इस समय भी उसी तरह से निकालेगा, इसका मतलब वो एक्शन करेगा। बट थिंकिंग में कैसे पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल हो रहा है, इसका कोई सही निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है। तो अब आगे बात करते हैं नेचर ऑफ थिंकिंग। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो मन में बहुत तरह की अनुक्रियाएं एक एक करके आती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया तुरंत कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस होते हैं, बहुत सारा ट्रायल और एरर होता है। इसमें गलत अनुक्रियाओं को हम छोड़ते जाते हैं और सही अनुक्रिया को दोहराते जाते हैं। किसी समस्या के समाधान में गलत अनुक्रियाओं को छोड़ते जाना तथा सही अनुक्रिया को दोहराते जाने को ही ट्रायल और एरर कहा जाता है, ठीक है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैं इंग्लिश में भी यहाँ पे डिस्कस कर दे रही हूँ। When we solve a problem, many kinds of responses come to our mind one by one. In this, we keep on abandoning the wrong response and keep on repeating the correct response. In solving a problem, abandoning the wrong response and repeating the correct response is an example of trial and error. अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहले बताया था कि थिंकिंग में पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल होता है। अब क्या कह रहा है, थिंकिंग में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का भी बहुत महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। मोटिवेशन ऑल्सो हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन थिंकिंग। चिंतन में व्यक्ति का व्यवहार एक निश्चित उद्देश्य की ओर होता है। भाई कार के अंदर चाबी छूट गई तो ये तो एक गोल हो गया, ये समस्या हो गई और इस गोल को रीच तो करना है, किसी तरह से कार में से चाबी निकालना है। तो यही बात ये कह रहा है कि उद्देश्य की ओर होता है, मतलब कोई ना कोई पर्पस होता है। यही कारण है कि विटकर 1970 में कहा, सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। ऑल थिंकिंग इज गोल डायरेक्टेड। यहाँ पे ऑल थिंकिंग इज गोल डायरेक्टेड लिखा है, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। In thinking, a person's behavior is directed towards a certain objective. This is why Whitaker has said all thinking is goal directed. चिंतन करते समय मन में या कभी कभी जोर से भी हम कुछ बोलते हैं, अर्थात भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी होता होगा, आपने भी देखा होगा, आपको सोच रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, बोल के चीज़ों को सोचते हैं। तो यही शब्द यहाँ पे कह रहा है कि इसमें भाषा का भी प्रयोग होता है। यही कारण है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने थिंकिंग को एक प्रकार का इंटरनल स्पीच कहा है। तो ये जो नेचर ऑफ थिंकिंग, इससे हमें कुछ चीज़ें पता चली। पहली क्या कि जो थिंकिंग होता है इसमें पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ होता है। सेकंड, इसमें ट्रायल एरर होता है, ट्रायल एरर का इस्तेमाल किया जाता है। हम सही अनुक्रियाओं को रिपीट करते जाते हैं और गलत अनुक्रियाओं को छोड़ते जाते हैं। इसमें मोटिवेशन का बहुत महत्व होता है। थिंकिंग क्या होती है, वो गोल डायरेक्टेड होती है
और इसको इंटरनल स्पीच भी कहा जाता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपने आप से बात करते हैं। कभी हम लोग ओरल यानी ओवर्ट रूप से बात करते हैं, लोग देख सकते हैं, कभी हम लोग इंट्रोवर्ट या इनवर्ट रूप से बात करते हैं, जिसको ओवर्ट और कवर्ट कहा जाता है। इंट्रोवर्ट नहीं होता है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसको हम लोग कवर्ट कह सकते हैं कि आंतरिक रूप से बात करते हैं, तो इसलिए इसको इंटरनल स्पीच कहा है। While thinking, we speak something in our mind or sometimes even out loud. This is why we use language. This is the reason why psychologists have called thinking is a type of internal speech. अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गई नेचर ऑफ थिंकिंग। क्या नेचर ऑफ थिंकिंग में आगे क्या बताया जा रहा है? चूँकि थिंकिंग में भाषा का के अलावा इमेजेस का भी उपयोग होता है। इमेजेस का देखो कैसे उपयोग होता है, आप सोच रहे हैं तो अलग अलग सिंबल, अलग अलग इमेजेस माइंड में बनती हैं कि कैसे चाबी अंदर छूट गई, कैसे वो खिड़की या ग्लास, आप उसको खिड़की या ग्लास जो भी आप कहना चाहें, कार का जो डोर होता है उसमें जो ग्लास लगा होता है, कैसे उसको तोड़ करके चाबी निकाला जाए, कैसे हैंडल से खोल करके चाबी निकालने की कोशिश कर, मतलब कार का जो गेट होता है उसमें जो हैंडल लगा होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ, उस हैंडल को कैसे निकाल करके चाबी निकाला जाए। अलग अलग तरह के इमेजेस आते हैं। उस कार का शीशे का इमेज आ रहा है दिमाग में, कार के डोर का इमेज आ रहा है दिमाग में, कार जहाँ जिस सीट पर चाबी छूटी है उस सीट का इमेज आ रहा है दिमाग में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें थिंकिंग में लैंग्वेज के अलावा इमेजेस का भी उपयोग होता है। अनेक प्रयोगों से स्पष्ट हो गया है कि थिंकिंग में विजुअल इमेजेस और ऑडिटरी इमेजेस अन्य दूसरे तरह की प्रतिमाओं या इमेजेस की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब सिंपल में कह रहा है कि विजुअल इमेजेस का यूज ऑडिटरी इमेजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कैसे होता है, मैंने अभी तुरंत एग्जांपल दिया आपको। हमफ्रे देखो यहाँ पे भी कहते हैं नेचर ऑफ थिंकिंग के बारे में, उपयुक्त तथ्यों से चिंतन के स्वरूप का प्रत्येक पहलू स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग इसके हर एक एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ पाए, इसके नेचर को अच्छे से समझ पाए। इसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से बतलाया कि थिंकिंग एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है, जिसके सहारे प्राणी किसी भी समस्या का समाधान करता है। अब कैसे करता है, मैंने इसे सारे स्टेप्स आपको अच्छे से बता दिए। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, images are also used in thinking. It has become clear from many experiments that visual images and auditory images are more in thinking than other type of images. तो यहाँ पे दोनों की बात कह रहा है कि विजुअल इमेजेस तथा ऑडिटरी इमेजेस अन्य दूसरे तरह की इमेजेस की अपेक्षा में ज़्यादा अधिक होते हैं। मतलब कि कार का दरवाजे का खोलने का ऑडिटरी इमेज, कोई अगर कुछ बात कर रहा था तो किस तरह से चाबी अंदर छूट गई, इस तरह की ऑडिटरी इमेजेस ज़्यादा होते हैं। बट इसमें भी ऑडिटरी के कंपैरिजन में विजुअल इमेजेस ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे तो ये बता रहा है ना कि विजुअल इमेजेस और ऑडिटरी इमेजेस दोनों होते हैं। बट सपोज कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि कौन सा इमेजेस ज़्यादा होते हैं, तो विजुअल इमेजेस अगर आपको दिखेगा, ऑडिटरी इमेजेस नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो आंसर विजुअल इमेजेस ही होगा। हमफ्रे in 1963, every aspect of the nature of thinking becomes clear from the above facts. On the basis, psychologists have clearly stated that thinking is a complex mental process with the help of a living being solve a problem. अब नेक्स्ट बात करते हैं चिंतन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ थिंकिंग, तो इसको स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जिम्बार्डो का एक तथा रुक ने थिंकिंग को दो भागों में बांटा। ये याद रखना, ये जिम्बार्डो वाला। इस तरह के क्वेश्चन ना पूछते हैं कि थिंकिंग को किसने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, तो जिम्बार्डो ने किया था। एक होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, स्वली चिंतन हिंदी में लिखा है, बट हम लोग ऑटिस्टिक थिंकिंग बात करते हैं। और सेकंड है रियलिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग, इसको 2 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था, जिम्बार्डो तथा रुक ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग में। सबसे पहले बात करते हैं स्वली चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग की। ऑटिस्टिक थिंकिंग वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। ड्रीम, फैंटेसी तथा अभिलाषा आदि सभी स्वली चिंतन के एग्जाम्पल हैं। स्वली मतलब ऑटिस्टिक थिंकिंग के एग्जाम्पल हैं। यदि कोई स्टूडेंट, छात्र लिखा है, मैं स्टूडेंट बोल रही हूँ, यदि कोई स्टूडेंट कल्पना करता है, मतलब इमेजिन करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, उसके पास एक सुंदर बंगला होगा, एक चमचमाती कार होगी और उस कार में बहुत सुंदर सी वाइफ, यहाँ पे बीवी लिखा है, मैं वाइफ बोलती हूँ, के साथ बैठ करके वो कहीं घूमने फिरने जाएगा, तो ये जरूर से एक ऑटिस्टिक थिंकिंग यानी कि स्वली चिंतन का एग्जाम्पल होगा।
इस तरह की थिंकिंग की एक विशेषता होती है कि इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हवा में लोग ख्वाबी पुलाव पका रहे, इसको आप सही शब्द यही है कि हवा में ख्वाबी पुलाव पकाना, क्योंकि इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वही आदमी बैठ करके सोच रहा है कि कभी वो बड़ा ऑफिसर बनेगा, कभी उसके पास घर होगी, कभी उसके पास कार होगा, कभी उसके पास ये होगा वो होगा, तो ये क्या होगा, इसको आप हवा में ख्वाबी पुलाव पकाने वाली थिंकिंग कह सकते हैं, जिसका नाम है ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग इज द थिंकिंग इन विच पर्सन एक्सप्रेस हिज इमेजिनरी, देखो यहाँ इमेजिनरी जो शब्द लिखा है ना, वही इसके लिए एकदम सटीक है, थॉट्स एंड डिजायर्स, ड्रीम, फैंटेसी एंड विश इज एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी थिंकिंग और ऑटिस्टिक थिंकिंग। सपना देखना, फैंटेसी, एक फैंटेसी वर्ड में रहना, या फिर विश करना कि काश मेरे पास ऐसा हो, काश मेरे पास वैसा हो, तो ये सब ऑटिस्टिक थिंकिंग के एग्जाम्पल होंगे। ऑल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ थिंकिंग, दीज आर, यहाँ पे दीज होना चाहिए, यहाँ लिखा नहीं है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ थिंकिंग, ये खुद के बारे में सोचना आप कह सकते हैं कि सेल्फ थिंकिंग है। ये भी याद रखिएगा कि ऑटिस्टिक थिंकिंग जो होती है सेल्फ थिंकिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। If a student imagine that after completing his studies he will become a big officer, he will have a beautiful bungalow and in which there will be a shiny car and he will go for a ride in the car with his beautiful wife, then this will definitely be an example of self thinking. A special feature of this kind of thinking is that it does not solve any problem। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग की, चूंकि अब ख्वाबी पुलाव तो पक गए, तो अब थोड़ा हकीकत में भी आ जाए। तो सेकंड है रियलिस्टिक थिंकिंग, यानी यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, यथार्थवादी चिंतन या फिर रियलिस्टिक थिंकिंग वैसे थिंकिंग को कहा जाता है जिसका संबंध रियलिटी से होता है और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। ठीक है, ऑटिस्टिक थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, आदमी सिर्फ विश कर रहा था, सिर्फ फैंटेसी में जी रहा था, सिर्फ ख्वाबी पुलाव पका रहा था। आप कहते हैं कैस्टल इन द एयर, आप कह सकते हैं हवा में ख्वाबी पुलाव पका रहा था। लेकिन रियलिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, जो थिंकिंग होती है वो रियल होती है, रियलिटी में होती है। ऐसा पर्सन अगर, अब मैं वही जो एग्जांपल था कि स्टूडेंट सोच रहा है कि ऑफिसर बनेगा तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये स्टूडेंट क्या है, अभी रियलिटी में जी रहा है कि पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली जाए, पहले ये तो कंप्लीट कर लिया जाए, तो वो रियलिटी में है। उदाहरणतः देखो यहाँ पे यही कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफर कर रहा है, कार अचानक रुक जाती है, तो ऐसी समस्या उत्पन्न होने में व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है। कैसी सोचना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि कहीं कार में पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया, कहीं इंजन में कोई खराबी तो आ गई नहीं, कहीं चक्के का टायर तो फट नहीं गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिंकिंग करते हैं। मतलब प्रॉब्लम फोकस्ड थिंकिंग है, कोई समस्या है सामने तो वो सोच रहा है समस्या के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, आखिर कार बंद क्यों हो गई, तो वो रियलिटी में सोच रहा है, इसलिए इसको रियलिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है। Realistic thinking is the thinking which is related to reality and with its help a person is able to solve a problem. For example, if a person is traveling in a car, this car suddenly stops. When such a person arises, the person start thinking about various things लिखा है, ठीक है, various things like whether the petrol has finished, whether there is some problem in the engine, whether the tire of wheel has burst। द काइंड ऑफ थिंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने रियलिस्टिक थिंकिंग को 3 भागों में डिवाइड किया है। तो रियलिस्टिक थिंकिंग के 3 पार्ट है, बट ऑटिस्टिक थिंकिंग भाई सेल्फ मेड है, आदमी अपने बारे में सोच रहा है तो उसके कोई पार्ट्स नहीं है, बट उसके एग्जाम्पल अलग अलग हैं कि विश करता है, फैंटेसी होता है, या फिर ड्रीमिंग होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो रियलिस्टिक थिंकिंग के 3 पार्ट हैं, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, सेकंड होता है क्रिएटिव थिंकिंग एंड थर्ड होता है इवैल्यूएटिव थिंकिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इवैल्यूएटिव थिंकिंग। यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग इवैल्यूएटिव थिंकिंग, ठीक, इसके बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो इवैल्यूएटिव थिंकिंग, इस तरह की थिंकिंग में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या ताया लिखा है, आई डोंट नो, इंग्लिश चेक करना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं है इसमें, ठीक है, मेरिट्स लिखा है, ठीक है, ओके। इवैल्यूएटिव टाइप ऑफ थिंकिंग, अ पर्सन एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इवेंट, थिंग्स। ठीक है, यहाँ वस्तु, घटना या की सच्चाई को स्वीकार करते, आगे बात करते, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इवैल्यूएटिव यानी कि आलोचनात्मक चिंतन के बारे में।
इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु या घटना की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोषों की परख कर लेता है, यानी कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छी तरह से जांच लेता है। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी वस्तु या घटना के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ और कोई तीसरा पर्सन बता रहा है कि ऐसी ऐसी घटना हुई, ये बात हुई, तो आदमी बिना सोचे समझे कि भाई इसमें क्या सच है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब सोचे बिना ही वो जैसा का तैसे उसको मान लेते हैं। तो यही बात ये कह रहा है। तो कुछ लोग उसे सही समझकर मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की कमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो आदमी जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे का वैसे स्वीकार कर लेता है, बिना अपना इनपुट दिए, बिना अपनी तरफ से मैनिपुलेशन किए, बिना अपनी तरफ से थिंकिंग किए, तो कहा जाता है कि उसमें इवैल्यूएटिव थिंकिंग की शक्ति कम है। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी वस्तु या घटना के बारे में कुछ भी कहने पर उसका गुण दोष परखते हैं और तब उसे सही या गलत मानते हैं। मतलब कि किसी निष्कर्ष पे या किसी फैसले पे, किसी जजमेंट पे ऐसा नहीं है कि तुरंत पहुंच जाते हैं। वो उसके अच्छाई, बुराई, उसके मेरिट डिमेरिट को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं, इसीलिए इसको इवैल्यूएटिव थिंकिंग कहा जा रहा है। उसके बाद वो उसके घटना के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर, किसी भी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। व्यक्ति में इस तरह की चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है, जिसे इवैल्यूएटिव थिंकिंग कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के कई प्रकार बताए हैं। इस विभिन्न प्रकारों में कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के अध्ययन पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक बल डाला है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में इंग्लिश में। यहाँ पे मैं ये जो वीडियो है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने नोट्स तैयार किए हैं ताकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। सो क्रिटिकल थिंकिंग और इवैल्यूएटिव थिंकिंग, इन दिस टाइप ऑफ थिंकिंग अ पर्सन एग्जामिन्स द मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, event or thinking before accepting its truth. Some people in our society accept whatever is said about an event or thing as true. Then it is said that such a person has less power of critical thinking. On the other hand, there are some people who, when told about an event or thinking or thing, examine its merits and demerits and then consider it right or wrong. This type of thinking in a person is called critical thinking or evaluative thinking. In this way, we see the psychologists have described many types of thinking. In these different types, psychologists have put more emphasis on the study of convergent thinking और creative thinking. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने इवैल्यूएटिव थिंकिंग के बारे में बात करी। अगर आपको कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड डिटेल नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपको चाहिए। तो आपके जो कमेंट है उसके बेस पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो आज का क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग को किसने प्रपोज किया था, वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टाइप्स ऑफ थिंकिंग को प्रपोज किया था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करिएगा। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, आपके शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो। टिल देन, किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।